मैत्री बाग में एक 9 साल के बाघ का कैंसर के कारण निधन हुआ है, उनकी मौत हुई है। हम उसके लिए किस तरीके से एक जानवर को, किसी भी प्रकार के जानवर को किस प्रकार से उसको ट्यूमर या कैंसर होता है और कब वो पता चलता है और किस तरीके से उसका इलाज है और इलाज करने का तरीका और उसको जांच करने का तरीका क्या होता है, हम रायपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर पद्म जैन जी से बात कर रहे हैं। वो हमको इस पे प्रकाश डालेंगे कि एक जो बाघ का निधन हुआ जिसकी उम्र लगभग 9 साल थी और बूढ़ा भी था और उसकी मौत एक बीमारी से हुई, कैंसर ट्यूमर की बीमारी से हुई। हम बात करते हैं। पहले तो पद्म जी आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जो एक बाघ की बात आ रही है, मैत्री बाग में एक बाघ था, उसका ख़त्म हुआ वो, तो क्या जो ये कैंसर है वो बहुत सेंसिटिव होता है जानवरों के लिए और उसके कारण उनकी मौत हो जाती है? देखिए, कैंसर इट्सेल्फ हमेशा ख़तरनाक होगा या सेंसिटिव होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं और हर कैंसर का अपना एक नेचर होता है। कोई कैंसर लोकलाइज फॉर्म में आपको मिलता है तो कोई बहुत ज़्यादा फैलाव के साथ मिलता है और उसके मुताबिक जो कैंसर की स्टेजिंग होते हैं तो उनके अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसके मुताबिक आउटकम डिसाइड होता है। तो यदि बहुत कैंसर का फैलाव हो गया है या बहुत एग्रेसिव नेचर का कैंसर है तो हो सकता है कि वो मौत का कारण बन जाए। एक सवाल और है, जो जू में जानवर रहते हैं उनके मूवमेंट कम रहते हैं, तो क्या ये कारण होता है या कुछ मिलावटी खाने के कारण? लोग बोलते हैं ना आजकल कैंसर बढ़ गया है, तो मिलावटी खाना है या लोग घर में बैठे रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज नहीं होती है, ये भी कारण रहता है क्या? देखिए, जू में रहने का मूवमेंट खत्म हो जाता है? नहीं, जू में रहने से मूवमेंट जैसे कि वाइल्ड एनिमल तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक खान पान की बात है तो कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो आज भी जांच का विषय है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, क्योंकि अब रोज़ नए रिसर्च होता है और नए कारण पता चलते हैं कि इस वजह से कैंसर हो रहा है, उस वजह से कैंसर हो रहा है। तो कैंसर के लिए बहुत सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें आपका जेनेटिक जो बनावट है वो जो आपके फैमिली से आता है, मतलब जो उसके हिस्ट्री में या उसकी पुरानी फैमिली हिस्ट्री रही हो कि कैंसर रहा हो तो वहाँ से भी आ सकता है। खाने पीने से भी हो सकता है, कई बार टॉक्सिसिटी की वजह से भी होता है, जो आज के डेट में सबसे कॉमन है। जो आज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अब यूज़ कर रहे हैं वो आपके फूड चेन में शामिल है। ये सिर्फ हमारी फूड चेन में शामिल नहीं है, वो हम जो खाना उनको मिल रहा है उसके थ्रू उनकी बॉडी में भी शामिल हो रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि खान पान एक वजह हो। और जहाँ तक एक्टिविटी की बात है तो उसको मैं कैंसर से रिलेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत लंबी जांच का विषय है। डेफिनेटली इस पे शोध होना चाहिए कि क्या कैप्टिविटी वाले एनिमल में इसका कैंसर का ज़्यादा पता चल रहा है, या ये हो सकता है कि जो फ्री रेंज या वाइल्ड एनिमल है वो कैंसर की वजह से मर भी रहे तो आपको पता नहीं चलता है, तो वो नंबर आपको कम दिखते हैं। पर वो कैप्टिव है, उनके कैंसर का डिटेक्शन हो जा रहा है तो आपको पता चल रहा है भाई ये है। तो मैं उसको एक कारण नहीं मानता, पर डेफिनेटली जो फूड हैबिट है या जो फूड चेन में अब जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल्स मिल रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक सवाल और है कि जैसे जानवर होते हैं उनके अंदर, जैसे ये सफ़ेद बाघ था, तो जांच का तरीका क्या रहता है कि उनके पास ट्यूमर या कैंसर पहुंच गया है? देखिए, जांच का किसी भी बीमारी का, चाहे वो कैंसर या किसी को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब आपको यदि कैंसर है तो डेफिनेटली, यदि बाहरी कैंसर है आपके तो वो दिखता है आपको कि कोई बड़ा सा बम्प दिखेगा या आपको स्किन के ऊपर कोई चीज़ दिखेगी, या दूसरे जो यदि अंदरूनी कैंसर है या और कोई तरीका है तो फिर उसके लिए उसके लक्षण को हमको समझना पड़ेगा। और उसके बाद जांच की बहुत सारी प्रोसेस है। सपोज यदि मैं बात करूं, कोई ट्यूमर एक्सटर्नल है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कैंसर जांच में, उसके लिए होता है एक FNAC, हम जिसे कहते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। उसमें हम यदि बाहर का है तब तो वो बाहर से बहुत आसानी से FNAC कर सकते हैं, पर मान लो इंटरनल ट्यूमर है और हमें पता चल गया तो आजकल अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमें FNAC कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, CT स्कैन गाइडेड बायोप्सी और FNAC होता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे ये कंफर्मेशन हो जाता है वो ट्यूमर है या नहीं है, या ट्यूमर नहीं है या कुछ और है, तो वो उस FNAC या बायोप्सी के माध्यम से पता चल जाता है और इस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी बन जाती है। और दूसरा, सपोज FNAC ये पता चलेगा तो हम बायोप्सी करते हैं, तो आजकल बायोप्सी में बहुत एडवांसमेंट आ गया है जिससे कैंसर का स्टेजिंग और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो
इसके लिए अब मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो जानवर के लिए हो चाहे आदमी के लिए। तो जांच तो आपको करनी पड़ेगी, कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक आप इतने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं एनिमल्स और इस पे, तो एक जानवर की जांच करने में आदमी तो बता देता है, छोटा बच्चा ही बता देता है मेरे को यहाँ दर्द है या कुछ जज हो जाता है। एक जानवर का इस प्रकार की बीमारी, ट्यूमर, कैंसर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी को जज करने में कितनी मुश्किल आती है? नहीं, निश्चित तौर पे मुश्किल आती है, क्योंकि हमारा पेशेंट हमको बताता नहीं है कुछ भी, हमको उसे समझना पड़ता है, या जो उसका अटेंडेंट है या जो उसका मालिक है वो हमें सिम्टम्स बताता है और उसके मुताबिक हमको जज करना पड़ता है कि हाँ भाई ये हो सकता है। तो वो निश्चित ही कई बार हम भी कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, कई बार उसका मालिक या अटेंडेंट है वो मिस कर जाता है बताने से, तो कई बार हम बहुत लेट हो जाते हैं किसी चीज़ को डायग्नोज करने में। तो यदि हम आदमी से कंपेयर करें तो हमारा काम ज़्यादा चैलेंजिंग है उसको पिन पॉइंट करने में या डायग्नोज करने में। जैसे नन्हा सा बच्चा होता है, कुछ नहीं बता पाता, पैदा हुआ, वही स्थिति है। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि जो बच्चों का डॉक्टर है और एक वेटनरी डॉक्टर है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अब मैं पूछता हूँ, जैसे इसमें जैसे इनको कैंसर हो जाता है या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसका क्योर क्या है? उसको क्योर करने के लिए जैसे एक आम आदमी के लिए एक व्यवस्था है, क्या इन लोग भी दवाई और ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं जानवर? हाँ, निश्चित ही। आपको मैंने वही चीज़ बताई, सबसे पहले आपको कंफर्म करने पड़ेगा कि ये कैंसर है या नहीं है। यदि ये कैंसर है तो किस तरह का कैंसर है और किस स्टेज पे कैंसर है। तो इसके बाद वो सारे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जो आप आदमियों के लिए सुनते हैं कि कीमोथेरेपी हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, इम्यूनोथेरेपी हो रही है, तो वो सारी ट्रीटमेंट और मॉडलिटीज़ जानवरों के लिए भी अवेलेबल है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब जो डायग्नोज करना और उस प्रॉपरली ये बताना कि ये इस तरह का कैंसर है, और उसके मुताबिक फिर हम एक प्रोटोकॉल तैयार करते हैं और उस प्रोटोकॉल के तहत उसको वो दवाइयाँ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन दी जाती है और उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। अपना जो राज्य है जंगल वाला राज्य है, यहाँ शेर और इनकी संभावना ज़्यादा है जानवरों की, अपना है ना जो फॉरेस्ट्री इलाका है। तो मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, चाहे जो जू में हो, चाहे जो भी जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको ट्रेस करता है, तो कितने डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो इन पर ध्यान दे पाते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे इस मामले में मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी स्थिति गंभीर है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हमारे पास नहीं हैं और हमें बाहर के एक्सपर्ट्स पर भरोसे रहना पड़ता है, और वही एक सबसे बड़ा कारण है कि कई बार यहाँ के जानवरों में बीमारी हो जाती है और उनको टाइम से इलाज नहीं मिल पाता या डायग्नोज ही नहीं हो पाता। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, मैं जो बता रहा हूँ आपको। तो ये एक कारण है। तो डेफिनेटली इस विषय पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि वो ज़्यादा वेटनरी डॉक्टर को वाइल्ड लाइफ फील्ड में एक्सपर्ट बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को, जिससे कि क्योंकि बहुत वाइड एरिया है छत्तीसगढ़ का और वाइल्ड लाइफ बहुत फैले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे डेफिनेटली डॉक्टर्स के प्रोस्पेक्टिव में जंगल डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, जिससे कि चीज़ों को डायग्नोज करने में, उनके मैनेजमेंट में, इलाज में त्वरित जो कार्रवाई हो सके। आप वेटनरी डॉक्टर हैं, स्वाभाविक आपके पास स्थानीय जो अपने पालतू पशु हैं, बिल्ली और कुत्ते, ये ज़्यादा रहते हैं, तो उनको आप डायग्नोज कर लेते हैं, और वो यानी कितने यहाँ कितना % ऐसे केसेस आते हैं? देखिए, परसेंट बताना तो मुश्किल है, पर यस, आप जो सवाल ऑपरेशन किए या कितने लोगों को डायग्नोज किया, मैं तो छोड़ ही देते हैं कि चलो यदि मैं आप कहूँ तो नंबर बताना मुश्किल है, पर आए दिन हमको कैंसर के पेशेंट्स मिलते हैं डॉग्स में। आज ही सुबह एक सिटी स्कैन मैंने कराया, उसको लंग में ट्यूमर है, जो कि कल ही मेरे पास आया था। हमने सबसे पहले उसका एक्सरे किया, डाउट हुआ हमें तो, और जब एक्सरे में दिख गया कि उसके लंग्स में कुछ मास दिख रहा है, तो हमने आज कंफर्मेशन के लिए उसका सिटी स्कैन किया और उसकी रिपोर्ट आ गई और उसको ट्यूमर है। तो अब उसका हम आगे प्रोसेस करेंगे कि एफएनएसी करके उसको कोशिश करेंगे कि यह किस तरह का ट्यूमर है, और उसके बाद उसके इस इलाज की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। तो सभी तरह के ट्यूमर मिलते हैं, स्किन का ट्यूमर है, हमको ब्रेन ट्यूमर है, लंग्स में ट्यूमर है, पेट का ट्यूमर है, तो ओवरीज के ट्यूमर है, यूट्रस का ट्यूमर है, इस तरह के ट्यूमर्स हमको मिलते रहते हैं, आए दिन मिलते हैं, और उसको अकॉर्डिंग लो जो जिस स्टेज पे आता है तो इलाज करने की कोशिश भी की जाती है। जैसे मैं आखिरी सवाल करता हूँ कि जैसे एक जानवर यहाँ पे ये हैं जो भी, तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए जिससे, जो जैसे शेर की मौत हुई, बाघ की मौत हुई, कि ऐसी घटना नहीं घटे, तो कितने एक्सपर्ट होना चाहिए, कैसी मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए?
नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक छत्तीसगढ़ में सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ के लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें कम से कम 5-7 उस विषय के जानकार हों और दूसरे राज्यों पे डिपेंडेंसी, दूसरे एक्सपर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो। इनका अपना एक लैब हो, एक ऑपरेशन थिएटर हो और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के दूसरे मॉडलिटीज़ इनके पास होने चाहिए। तो इस विषय पे काम करना चाहिए। दूसरा, वाइल्ड एनिमल के लिए जो प्रोसेसिंग है, आप परमिशन की प्रोसेसिंग है, उस पे डेफिनेटली कुछ त्वरित कार्रवाई हो, इस तरह का काम होना चाहिए। कई बार परमिशन और इन सब के चक्करों में भी इलाज बहुत डिले हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को सोचना चाहिए और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हॉस्पिटल जो सिर्फ वाइल्ड लाइफ को डेडिकेटेड हो और उसके एक्सपर्ट उसमें हो, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट दूसरे जब वाइल्ड लाइफ की जो संस्थाएं हैं जहाँ पे इनकी पढ़ाई अलग से होती है, हम वेटनरी डॉक्टर से भाई मैं वाइल्ड लाइफ डील नहीं करता या हर वेटनरी डॉक्टर वाइल्ड लाइफ डील नहीं करता है, ये एक अलग सेगमेंट है, एक अलग विधा है। तो इसके लिए इनके एक्सपर्ट तैयार किए जाने चाहिए। सपोज आप ही आँख का डॉक्टर आपका दिमाग देखने नहीं जाएगा, दांत का डॉक्टर आपका पेट नहीं देखेगा, तो इस तरह का होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट तैयार किए जाएँ और एक बड़ा सेंटर बनाया जाए जिससे कि बेहतर इलाज, बेहतर सुविधा और मैनेजमेंट इस वाइल्ड लाइफ के एनिमल और जू और जो हमारे सफारीज़ में एनिमल है उनको मिल पाए। हम विदेश से कितने पीछे हैं इस मामले में? बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत 90%, नहीं, परसेंटेज में बता पाना मुश्किल बहुत पीछे है, हैं। बहुत पीछे हैं। अभी हम 50 साल और सिर्फ पीछे वाइल्ड लाइफ की बात नहीं है, हम इनफैक्ट हम जो पेट एनिमल के मामलों में भी हम बहुत पीछे हैं। पर यस, वाइल्ड लाइफ में हम कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पीछे हैं। पेट में अब धीरे धीरे एडवांसमेंट आ रहा है, सुविधाएं जनरेट हो रही हैं, लोग आगे आ रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ में बहुत लोग संभावना खर्चा है। करते हैं अपने पेट के लिए। हाँ, खर्चा करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अब तभी सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ देव आशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।